Hello friends, in this particular video, we'll discuss the topic Need for Advocate Protection Act. Now, as everybody is aware that we are reading lot of incidences of assault on advocates. Now, let me just take you back in 1871. In 1871, a very unfortunate event happened with the Honorable Judge, that is Honorable Justice Norman. He was a judge of Calcutta High Court. The new building of Calcutta High Court was in progress. So at that time, the court was sitting in the town hall. For the very mysterious reasons, Mr. Norman was killed on the steps of town hall. So this is 1871 I am talking. So probably from that time this topic needs to be discussed. Further, we had unfortunate events with Advocate Kishore Sutrare. We had unfortunate events with Shahid Azmi. So we want to know today what is the need of this. And for that I have with me Advocate Amar Ghosare, who is a practicing advocate on the criminal side since last 12 years. Further, during his college time, when he was in Nalanda Law College, he had conducted a massive legal aid camp, and because of that excellent camp which he had conducted, he was awarded by the State Human Rights Commission Best Law Student, as well as he was given the award of Best Event Manager. He is continuously working on this topic. Today, he is a committee member of Maharashtra Vakil Sangatna, and also he is the Mumbai admin of that particular group. So friends, will understand from him what has triggered him to work on this topic, what he is doing, and how things are going to progress. So first of all, Mr. Amar, thank you very much for being our guest. Thank you so much inviting me here for this is most important topic for the advocate fertility. Correct. I want to now know what are the incidences, what are the cases जिससे आपको ऐसे लगा कि नहीं मुझे इससे काम करना चाहिए. अच्छा सर, लास्ट 2023 के पहले से 23 केसेस हुए हैं जो कि एडवोकेट के ऊपर हमले, उनके ऊपर बहुत क्या बोलते उसको असॉल्ट्स, और इन घटना में जो 23 घटना जो हुई है, तो वो घटना मैंने जो सुरक्षा पुलिस टाइम्स के एक न्यूज़पेपर है उसमें जो आई हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या घटना हुई. ओके. फोर्ट मुंबई के एडवोकेट अमित मिश्रा जी, उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया कोर्ट के प्रीमाइस स्पेस में. पहली घटना. दूसरी घटना चालीसगांव कोर्ट के वकील एसटी चालीसगांव रूम के खैरनार पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई. तीसरी घटना वाशिम जिले मालेगांव में वाशिम जिले के सुदर्शन गायकवाड़ और उनकी पत्नी और बेटे को पुलिस ने बेरहमी से पीटा. चौथी घटना शहादा में पुलिस में सरकारी एडवोकेट बागुल को थाना परिसर में जातिगत गाली देकर पीटा. पांचवी घटना नासिक के महिला वकील हैं जो अलका मोरे जी, उन पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की. सो सीरियस सी सब इतना गंभीरता से ये जो वारदातें हुई है. छठी घटना कल्याण में एक महिला वकील है जो जिनका नाम पूजा कामले है, इनके साथ बदलापुर पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया और महिला वकील ने आत्महत्या करने की कोशिश की. इतना टॉर्चरिंग पुलिस से हुआ उस वकील को. वर्धा में कोर्ट के जज के सामने, ये सुनिए सर, वर्धा में कोर्ट में जज के सामने ही महिला योगिता मुन एडवोकेट पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया. कोर्ट के जज के सामने, कोर्ट रूम में. हाँ. आठवीं घटना नासिक तलाठी कार्यालय में अधिकारी द्वारा महिला वकील के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करके अपमानित किया गया. नौवीं घटना आरोपी से लेकर सरगर तक सांगोला कोर्ट में हॉल में अदालती कार्रवाई चल रही थी तो भी क्रूर पिटाई उस वकील के साथ हो गई. 10वीं घटना
उस्मानाबाद कोर्ट से बाहर निकलते वक्त वकील प्रथमेश मोहिते पर आरोपी द्वारा हमला। मतलब ये जो आप देख रहे हो सर, हर इसमें जो घटना है वो गंभीरता से हो रही है। ये घटना नॉर्मल नहीं है। जज के सामने अगर किसी को मारा जाए तो ये बहुत सीरियसली लेना ज़रूरी है एज ए एडवोकेट हम लोगों ने। करेक्ट। और जो 11वीं घटना जो है पुणे कालेवाड़ी में शिवशंकर शिंदे, इनका तो अपहरण करके नांदेड़ तेलंगाना सीमा के शव को आंशिक रूप से जला दिया गया। माय गॉड। तो ये जो घटना है जो मैं आपको, ये जो पुलिस टाइम्स में आई हुई है, आप इसको एज अ एडवोकेट के एंगल से देखिए कितना भयानक उनके ऊपर उस वक्त उनके दिल पे बीतता होगा। अत्याचार मतलब दिस इज अ, क्या बोलते हैं उसको, लिमिट क्रॉस करके नेक्स्ट लेवल अत्याचार बोलते हैं इसको। 12वीं घटना इसमें ऐसी हुई है, आरोपी नितिन सातपुते ने कार उनकी एडवोकेट की रोक कर उनको गाली गलौज की। 13वीं घटना सातारा के वकील रात में साहूनगर चौक पर, जिनका नाम राम मोहन खारकर है, उनके साथ आरोपी ने मारपीट की। इस तरीके से ये सब घटनाएं, मॉरल ऑफ द स्टोरी इसमें यही है कि ये घटना जिसमें हमला हुआ है, मारपीट हुई है, हत्या तक मामला जा चुका है। तो ये जब सब घटना हुई थी तो उसके बाद जो नासिक रोड पे फैमिली कोर्ट के परिसर में एडवोकेट संतोष मंचो पर महिला पुलिस द्वारा जानलेवा हमला हुआ था। उसके बाद बीड़ जिले में एडवोकेट अमर गोसाले श्रीमान क्षेत्र मच्छिंद्रनाथ देवस्थान पर दर्शन के लिए गए थे। अंदर घुस गए तब गैर कानूनन उनको रोका गया और मारा गया। अधिवक्ता प्रवीण डोंगर दिवे, इनका सुनिए सर, अधिवक्ता प्रवीण डोंगर दिवे, इनका अपहरण कोर्ट के प्रीमाइसेस से कर लिया गया। ओके। और उनको जो उनके पक्षकार है उन्होंने घर पे लेके जाके उनको बांध कर उनको पीटा गया। अच्छा। और ये सब इतने गंभीरता से ये सब हमले जब होते रहते हैं जब एडवोकेट के ऊपर, तो दिल में एक ही बात आती है कि हम एडवोकेट सब सामान्य लोगों को न्याय दिलाते हैं और हमारे ऊपर इतनी क्रूरता से अगर हमले हो रहे हैं और मारपीट हो रही है और ये मामला हत्या तक जा रहा है। आपको हाल ही में पता होगा अहमदनगर में जो एडवोकेट राजाराम आडाव और उनकी पत्नी जो मनीषा आडाव, दोनों पति पत्नी एडवोकेट थे अच्छे से, और उनको ले जाकर जो आरोपी थे उन्होंने बुरी तरह से उनको मारकर उनकी हत्या कर दी और उनकी लाश कुएं में फेंक डाली। सब महाराष्ट्र के वकील उस घटना से बहुत दुखी होकर उन्होंने सबने यही चाहा अभी इसके ऊपर कुछ तो जरूर कायदा आना चाहिए। और सबसे पहले मुझे लगा वो बात, मेरे दिल को वो बात लगी, जो जिनका मृत्यु हुआ है, समझो वो मेरे ही घर वाले हैं या मेरे फैमिली में से है या वो मेरी बहन है या वो मेरे भाई है या कोई, मतलब अपने पे लेके मैंने उस बारे में सोचा तो मेरे जहन में एक ही बात आई, अभी इसके लिए फाइट करना जरूरी है। अच्छा, अभी आपने जो बहुत सारे इंसिडेंसेस बताए मुझे, और ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक भी है एक तरह से कि वकीलों के ऊपर इस तरह से आप असॉल्ट करते हो। तो एक बात हमेशा शायद जो सामान्य लोग हैं उनके भी दिमाग में रहेगी कि जैसे भारतीय न्याय संहिता है आज के दिन में, पहले आईपीसी था, अभी बीएनएस है। तो उसमें असॉल्ट के लिए प्रोविजंस हैं कि अगर किसी को कोई मारता है, चाकू से मारता है, हत्या करता है, ऐसा क्या अलग एज एन एडवोकेट प्रोटेक्शन करके चाहिए जब बीएनएस में ऑलरेडी ये मुद्दा लिखा है? तो उसके भी तो कोई रीजन होंगे ना कि व्हाई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एज एन एडवोकेट वी वांट। यस सर, डेफिनेटली उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं। डेफिनेटली सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आपने जो बोला एकदम, ये मुद्दा हर किसी को समझ में नहीं आता है। सब यही चाहते हैं सामान्य इंसान हो या वकील हो, बीएनएस की तरफ से कोर्ट में जा सकते, न्याय पा सकते। लेकिन ये बात हो गई सामान्य लोगों की। एडवोकेसी इज अ नोबेल प्रोफेशन। करेक्ट। दिस इज ये ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें हमारी एक प्रेस्टीज है समाज में। जैसे डॉक्टर को एक अलग प्रेस्टीज से देखा जाता है, जैसे एडवोकेट को एक अलग प्रेस्टीज से देखा जाता है, और वो लोगों को न्याय दिलाते हैं। लोगों के लिए वो न्याय देने का जो कार्य करते हैं उनमें उनका एक अच्छा योगदान जो पूरे जुडिशरी सिस्टम को
जुड़ा जुड़ा मतलब जुड़ के उनको रखता है ये सब। तो अगर सामान्य लोग अगर जैसे उनके ऊपर कुछ असल्ट हो गया, वायलेंस हो गया, और उस तरीके से अगर एडवोकेट कोर्ट में जाने लगे और गए हैं सर, एडवोकेट ऑलरेडी जितनी घटना मैंने आपको 23 में से कुछ घटनाएं बताई, सब ने वो रास्ता अपनाया है और मैंने भी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो रास्ते से जाके हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। और ये जो आपने बताया कि बीएनएस है, तो ये बीएनएस सर डॉक्टरों के लिए भी है। डॉक्टरों के लिए भी ये कानून है, वो भी जा सकते एफआईआर करके कोर्ट के माध्यम से, पर उनके लिए एक सेपरेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है डॉक्टरों के लिए। तो वकीलों के लिए भी ये बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखो, अगर एक वकील के ऊपर अगर किसी ने हाथ डाला, वकील को मारपीट हो गई, तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। वकील एक जुडिशरी का पार्ट है, न्यायपालिका की तरफ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट उसको बोलते हैं। वो न्यायपालिका का काम करता है, न्याय के लिए काम करता है, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। अगर उसके ऊपर कुछ हो गए, मतलब उसके ऊपर कुछ मारपीट या कुछ घटना हो गई, पहले तो वो न्याय के लिए लड़ रहा है, और उसके ऊपर अगर मारपीट हो गई, मतलब उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। वो भी कोर्ट प्रीमाइसेस में भी ये घटना अगर बढ़ती जा रही है कोर्ट प्रीमाइस तक, तो फिर तब ऐसा कुछ लगता है कि इसके लिए स्ट्रांगली सिक्योरिटी, स्ट्रांगली प्रोटेक्शन वकील के लिए ज़रूरी है। उसके कारण आपको बताता हूँ सर, क्योंकि इसमें प्रोटेक्टिंग प्रेस्टीज ऑफ द प्रोफेशन, प्रोटेक्टिंग प्रेस्टीज ऑफ द जुडिशरी, प्रोटेक्टिंग फेथ ऑफ द प्रोफेशन, भरोसा लोगों को। अगर ऐसा हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, अरे इन्होंने मार खाया, फिर वो एक बैड गलत इमेज बैड मैसेज बाहर जाती है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग द फेथ इन जुडिशरी, करेक्ट, उनके ऊपर भी एक हम उनका हिस्सा है, हम उनके अंडर है, तो वो एक फेथ इन जुडिशरी में भी उसका प्रोटेक्टिंग की ज़रूरत है। सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर एडवोकेट्स, हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें न्याय देने के लिए पूरी तरीके से हम फ्री होने चाहिए, कोई डर नहीं होगा हमें, बिना डर के। हम इतनी पढ़ाई करके हम जितने लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो हम में जो फाइटिंग स्पिरिट है, वो करते समय हमें पूरी तरीके से फ्री होना ज़रूरी है। तब हम जज साहब के सामने न्याय देने के लिए अपनी बात रख सकते हैं। अगर वही बात अगर हम डर के करें तो सर हम न्याय दे पाएंगे? करेक्ट, क्या लगता है आपको? अगर आपके यहाँ पे मैं आया, मुझे बाहर किसी ने धमकाया कि तुम्हें ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना चाहिए, और ये तो जो मैं अभी जो फ्रीली बोल रहा हूँ वो सब बोल सकूंगा? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। तो मैं न्याय में भले ही परफेक्ट हूँ, मैं एज एडवोकेट भले ही फाइटर हूँ, लेकिन एक स्टेप पीछे आ जाएगी डर की वजह से। तो इसके लिए सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर एडवोकेट इज द मस्ट। करेक्ट, टू स्टॉप ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। अगर अभी आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ सर, आर्टिकल 39A के तहत आर्टिकल 39A लीगल एड प्रोवाइड करता है। करेक्ट, जो कि अगर कोई इंसान गरीब हो, जिसको कोर्ट में जाना पड़े, लेकिन उसको केस लड़ने के लिए उसके पास पैसा नहीं हो, और उसके अगेंस्ट में कोई दबंग आदमी हो जो पैसे से भरपूर हो, और वो गलत हो, जो दबंग आदमी गलत हो और जो गरीब है वो सही हो, ये न्याय पाना चाहता है। पर अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन नहीं है वकीलों को, ये तो लीगल एड तो फ्री है, स्टेट को ही वकीलों को अपॉइंट करना जरूरी है एज पर 39A। करेक्ट। तो फिर अगर वो वकील अगर डर में होए तो उस गरीब आदमी को जो न्याय का हकदार है, संविधान के माध्यम से या संविधान में जो प्रोविजन से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान में अधिकार दिए हुए हैं, उन्होंने जान डाल दी उस संविधान में, ताकि लोगों को न्याय मिले, समानता सब लोगों में हो, न्याय से चले, कानून सुव्यवस्था अच्छी तरीके से चले। इस तरीके से अगर वो गरीब आदमी का अगर वकील के सामने दबंग आदमी ने उसको धमकाया या उसे कोर्ट में आने से रोका, तो ये गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? अगर उसके एडवोकेट को पीटा मतलब तो एडवोकेट तो भाग जाएगा बेचारा। सोचो मैं हूँ उस जगह पे, मैं न्याय के लिए फाइटिंग के लिए तो मशहूर हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मुझे
रोका बाहर, तुझे क्या करना है, लीगल एड है ना, हम्म, क्या जरूरत है, हम्म, हम हमारे देख लेंगे। हम्म, गवर्नमेंट ने भले बोल दिया लेकिन लीगल एड में तो फ्री में है, क्या जरूरत है, या कुछ भी कारण हो, वो उसका नाम खराब हो या कुछ भी रीजन हो सकता है जो कि वो रोकने का कारण हमें बना सकता है। करेक्ट, तो फिर ये जो गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, मतलब वो वंचित होगा न्याय से। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इतना बड़ा संविधान अच्छे से फ्रेम किया हुआ है, तो जो उसकी जो स्पिरिट है, तो उसको एक तरीके से ये नहीं हो पा रहा है ना पूरा। खलास हो जाएगा, उस पर इंटेंशन ही अगर खलास हो आप जाएगा। आपके शरीर में से हमने जान निकाल ली तो फिर आपकी मौत है। तो जो संविधान का जो मेन जो मकसद है, क्या सबको न्याय प्रणाली में सबको योग्यता से न्याय मिले, कानून व्यवस्था अच्छे से चले और सबको न्याय और इक्वेलिटी। इक्वेलिटी ये 39A जो बताता है, जो 39A जो आर्टिकल है वो इक्वेलिटी बताता है। करेक्ट, 39A में जो न्याय के लिए स्टेट में जो वकील प्रोवाइड करते हैं, Correct. तो न्याय के लिए सबको न्याय मिलना जरूरी है। तो ये अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है तो सर ये नहीं हो सकता। करेक्ट, और सब व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूँगा, जो वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या MM कोर्ट में, आपने ये बहुत नोटिस किया होगा, जब हम रिमांड के लिए जाते हैं या हम ट्रायल चलाने जाते हैं, हम जब कोर्ट में जाते हैं तो ऑपोजिट पार्टी अगर हम हमारे साइड से एकदम परफेक्ट और स्ट्रांग है, तो ऑपोजिट पार्टी हमें टारगेट करना शुरू कर देती है, उनका गुस्से से देखना। वो चाहती है कि उनके अगेंस्ट हम, जो सही भी हो लेकिन उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। तो ये आपने नोटिस किया होगा, ये प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूँ, मैं भी खुद क्रिमिनल एडवोकेट हूँ, मुझे पता है कि वो टाइम पे एक डर अपने अंदर क्रिएट होता है, पैदा करने का कोशिश तो हाँ, होती है। और वो होगा ना सर। हम एडवोकेट, हम लाइफ टाइम हमको वही काम करना है, हमको न्याय दिलाने का है। हम किसी के लिए खड़े तो अगेंस्ट वाला अपना अगेंस्ट ही होने वाला है, तो फिर हमको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, करेक्ट, जरूर चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, हम भले कानून से एक निष्ठता से हम हमारे क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा कोई गुस्सा पकड़ के हम पे वार करे या हम पे, और सर ये तो ट्रिगर पॉइंट होता है, जब हम किसी के लिए केस जीतने जाते हैं तो सामने वाले के लिए हम लोग दुश्मन बन जाते हैं, तो वो ट्रिगर पॉइंट होता है कुछ हादसा आगे घटित होने का। एज पर मियाँ ऐसा मुझे, मेरा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि ऐसा, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो उस कारण से न्याय मिलना। तो दिस आर, आई थिंक ये बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेनेशन दिया। यस यस, कि BNS होने के बावजूद भी हाँ, क्यों एक सेपरेट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यस चाहिए, यस सर, डेफिनेटली इसके बारे में डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अभी मैं आपको पूछना चाहूँगा अमर जी, हाँ। कि आपने अभी क्या स्टेप्स लिया है, क्योंकि आपने काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, खत दी हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जरूर सर। माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब को मैंने 29 जनवरी, जिसे ये अहमदनगर में जो हादसा हुआ था 25 जनवरी को आड़ाव फैमिली के साथ, 26 तारीख को सब वकीलों को मालूम होना शुरू हुआ, 27 को ये बात तेजी से फैल गई, और 29 जनवरी को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक खत लिखा। उसमें मैंने मेंशन किया, राजस्थान में जो कानून लागू हुआ है वकीलों के लिए, वो कानून महाराष्ट्र में लागू हो। उसका कारण ये जो 2 हत्याएं हुई है, और ये राजस्थान में भी जब एक वकील जी थे, उनकी हत्या होने के बाद वहाँ वो कानून लागू हुआ था। तो मैंने वो सब लिख के उनको भेज दिया मुख्यमंत्री साहब को 29 जनवरी 2024। उसके बाद लगातार मेरी कोशिश रहती थी, क्या वो तो चलो कानूनन तरीके से जा रहे हैं, तो सब वकीलों में, जो भी अपने वकील भाई बहन पूरे महाराष्ट्र में व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किए सबने, वी डिमांड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट करके ग्रुप सब उसमें सबने क्रिएट किए। सब महाराष्ट्र के वकील वहाँ पे जुड़ गए, सब बड़े बड़े टैलेंटेड वकील, और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा के भी काफ़ी सारे सदस्य अधिकारी उसमें जुड़ गए। और एक वो मोमेंट के बाद एक अलग सा सबके दिल में एक ही भावना आई, वकील संरक्षण कानून जरूरी है। तो उसके बाद मैंने वो सब ग्रुप पे मैंने एक्टिवनेस मेरा था ही पहले से, अभी भी है। तो संगमनेर के जो कोर्ट सेशन कोर्ट के अध्यक्ष है, डोमसे साहब नाम है उनका, उदय सिंह डोमसे, उन्होंने मुझे उस ग्रुप में ऐड किया।
पुणे के जो सेशन कोर्ट के सेक्रेटरी है एडवोकेट सुरेखा भोसले मैडम, उन्होंने उन ग्रुप में ऐड किया और यहाँ से मेरी जर्नी स्ट्रांगली स्टार्ट हो गई। फिर क्या हुआ, ग्रुप में चर्चा होना शुरू हो गई, हर एक अपने 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 तरीके से ओपिनियन देने लगे। फिर वो नॉर्मल जो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ऐसा करना चाहिए, तो बाद में फिर उसको ऐसा एक जैसे सब जब मिल गए तो लगा भी ये सब हमारा एकता का प्रतीक है और मूवमेंट शुरू हो गया। फिर मैंने क्या किया, अपने जो जो ग्रुप है, ग्रुप में मैंने एक्टिवनेस शुरू कर दिया। जो पत्र लिखा सब मैंने ग्रुप पे शेयर करना शुरू कर दिया। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा को आपने लिखा कुछ? हाँ, मैं बोलता हूँ। हाँ। तो जैसे मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा तो मैंने सब शेयर करना शुरू कर दिया ग्रुप पे, तो सब ग्रुप पे सब मेंबर्स एक्टिव होने शुरू हो गए, क्या ये अमर सर कर रहे कुछ। तो हर एक अपने अपने तरीके से, कोई उनके कोर्ट में, कोई पर्सनली मुख्यमंत्री साहब को मिलके, हर एक अपने अपने तरीके से इस विषय में गंभीरता से आए। फिर मैंने क्या किया, जब तक मुख्यमंत्री साहब का मुझे रिप्लाई नहीं आता तब तक मैंने ये सब ग्रुप पे सब एक्टिवनेस मेरा चल रहा था। और 19 जुलाई 2024 को मुझे मुख्यमंत्री साहब के लॉ डिपार्टमेंट से रिप्लाई आया। तो जो रिप्लाई आया मैं आपको बताऊंगा। वो मुझे रिप्लाई ये आया कि विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट नोटेड अबाउ, आई एम डायरेक्ट टू इन्फॉर्म यू दैट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल and propose to send the said draft bill to the Honorable Minister of Law and Justice for placing the same before the Parliament. Second thing, you are therefore requested to pursue the matter with the Government of India through Bar Council of Maharashtra Goa and Bar Council of India. Okay. ये मुझे 19 जुलाई 2024 को आया। तो फिर मैंने ये जैसे मुझे रिप्लाई आया तो मैंने थोड़ी राह देखी उनकी क्या। अभी तो मुख्यमंत्री साहब जी ने तो मुझे लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू तो बताया कि वहाँ पे भारत सरकार, वहाँ पे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो पार्लियामेंट में ऑलरेडी चल रहा है उसका काम, और आपको अगर चाहिए तो बार काउंसिल के थ्रू आप आगे बढ़ो। तो फिर मैंने क्या किया, 2 महीने तक वेट किया और 2 महीने के बाद 19 जुलाई से 19 सितंबर तक मैंने वेट किया। उसके बीच में सर आपको बताओ, बहुत गंभीरता से आप देखने वाले भी ये ज़रा गौर से सुनिए। 4 सितंबर 2024 को सर यूपी में एक एडवोकेट है जिनका नाम मोहिनी तोमर है। मोहिनी तोमर जी का यूपी में 4 सितंबर को मर्डर हुआ। और मर्डर भी कैसे हुआ, उनको कोर्ट प्रीमाइसेस से उठाया गया, उनको जो आरोपी थे उन्होंने ले जाके एक नहर के पास, उनके बदन पे कुछ कपड़े थे नहीं, उनका जो फेस है वो कुचल डाला ताकि वो पहचान में ना आए। और मोहिनी तोमर जी यूपी में एक नामचीन वकील थी। और 4 सितंबर को जब ये घटना घटित हुई तो मुझे वो बहुत डिस्टर्बेंस किया उस घटना ने। मैंने वही सोचा, जिस लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई सबको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन अगर ऐसी जाने जाती रहेगी तो सर क्या मतलब है उस प्रोटेक्शन का। अगर हम ऑपरेशन, डॉक्टर साहब हमें बोलेंगे आपका ऑपरेशन चल रहा है और हम लोग वेट करेंगे और बाद में ऑपरेशन सक्सेस हो गया, आदमी अगर मर गया, व्हाट इज मीन बाय दैट, क्या मतलब उस ऑपरेशन का। तो फिर 4 सितंबर को जब ये घटना हुई तो मैंने फिर एक लेटर लिखा बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा को 19 तारीख को। ये घटना के बाद एक एक अपडेट आते रहे। 19 सितंबर 2024 को मैंने एक बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा को एक खत लिखा। उसमें मैंने बताया अहमदनगर में 2 हत्याएं हुई और ये यूपी में अब 4 तारीख को ही हत्या हुई। महाराष्ट्र सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये मुझे जो लॉ डिपार्टमेंट से जो मुझे ये जो रिप्लाई आया है, तो इन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि आप बार काउंसिल को लेके आगे चलो। और ये सर ये जो उनका मुझे रिप्लाई आया ये, इसमें उन्होंने मुझे उनके पास भेजा, तो मैंने बार काउंसिल को जो लेटर लिख के उनको बताया कि ऐसे ऐसे आप, अभी ये मेरी जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो डिमांड है वो आपके थ्रू दोनों सरकार को भेजे। और ये दोनों सरकार को भेज के
दोनों सरकार के क्या अधिकार है मैं आपको आगे बताऊंगा। कानूनन जो स्टेट और सेंट्रल का जो कानून में जो संविधान के थ्रू, संविधान के में जो प्रावधान है, क्या वो कायदा कौन बना सकता है, उनके क्या रूल्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बार काउंसिल को मैंने जब ये भेजा तो उनके बाद उन्होंने, उनके जो अभी के फिलहाल जो अध्यक्ष है संग्राम देसाई साहब, उनको मैंने वो भेजा और उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि हम वकील संरक्षण कानून के लिए मैं लड़ रहा हूँ, सब एडवोकेट लड़ रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो खुशी की बात यह है सर, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया, आई विल डेफिनेटली, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और उसके पूर्व के जो बार काउंसिल के जो अध्यक्ष थे एडवोकेट राजेंद्र उमप सर, उन्होंने भी जब जब ये जो 8 महीने से मैं ये सब लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो उनके पहले जो राजेंद्र उमप साहब हैं, उनको भी व्हाट्सएप पे मैं अपडेट देता रहता था कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा हो गया, क्या करेंगे आप, आपने क्या किया। तो जब ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो बार काउंसिल ने एक, आपको पता है सर, ड्राफ्ट मंगाए थे वकीलों के सजेशन के, राजस्थान का जो कानून था उसका जो लेजिस्लेटिव का जो रिपोर्ट आया था, तो बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा ने वो सब वकीलों को भेज के उनको आपके सजेशन मंगाए थे और एक ड्राफ्ट उनको तैयार करना था। ये आपको मालूम है सर? मालूम है। हाँ, तो बार काउंसिल ने फिर वो वहाँ से स्टार्ट लेना शुरू कर दिया वकील संरक्षण कानून के लिए सीरियसली। तो उसमें जो राजेंद्र उमप सर हैं, उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया, उन्होंने वो बिल तैयार करने के लिए एक मुलाकात दी संध्या न्यूज़पेपर में। उन्होंने उसमें बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मिले हैं एज बार काउंसिल की तरफ से, माननीय अमित शाह जी से हम मिले हैं और ये विषय उनके सामने हमने रखा है और हमारा ड्राफ्ट तैयार करने का काम अभी हो रहा है और भविष्य में हम चाहते हैं कि ये कानून लागू हो, उस प्रयास की दिशा में हम चल रहे हैं, ऐसा बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र उमप सर ने एक मुलाकात में कहा। वो होने के बाद मैं सोचता रहा कि हम लीगली जा रहे हैं, हम फाइटिंग कर रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वकील सामान्य लोगों के लिए लड़ रहा है, मैं वकीलों के लिए लड़ रहा हूँ, न्याय पाना चाहता हूँ, और ये सबके लिए है सर, मेरे लिए नहीं है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मेरे अकेले के लिए होगा नहीं होगा, ये सबके लिए है, सबके हित के लिए। फिर 19 सितंबर को, लेकिन 19 सितंबर से मैंने जब उनको दिया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया व्हाट्सएप पे, और उसके पहले जब राजेंद्र उमप सर थे, उन्होंने खास एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बिल के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा था पुणे में, वकील परिषद का एक पुणे में बड़ा कार्यक्रम रखा था। उसमें उन्होंने सब नामवंती वकीलों को बुला के सबका एक मीटिंग करके उन्होंने एक ये बिल के लिए क्या करना, ये मसूदा तैयार किया उसके लिए क्या करना, उसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था बार काउंसिल की तरफ से। और उसके बाद मैं सोचता रहा कि अभी चलो हो गया, अभी उनसे बात हुई, सरकार से बात हो गई, आप जैसे सीनियर लोगों से बात हो गई, हर एक मुझे हर तरीके से मदद करना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा अभी आगे क्या करें। फिर 19 सितंबर के बाद 28 सितंबर को एक ग्रुप पे हमारे एक मैसेज आया कि बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा ने एक प्रोग्राम अरेंज किया है, एडवोकेट एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर। जब हम किसी के लिए अगर अच्छा काम करते हैं तो भाग्य हमें कैसा साथ देता है सर, भाग्य हमें इस तरीके से साथ देता है। तो वो मैसेज ग्रुप पे आया, एडवोकेट एंड रिसर्च सेंटर, एडवोकेट एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर, इन्विटेशन कार्ड आया सबके सब वकीलों को, एक ग्रुप के माध्यम से मुझे भी मिला। तो जैसे इन्विटेशन कार्ड आया और उस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण गवई साहब और काफ़ी सारे मंत्री, जस्टिस नॉट चीफ जस्टिस, जस्टिस गवई साहब, जस्टिस गवई साहब, और ये और भी एक जस्टिस थे वहाँ पे आए हुए थे, मंत्री सब आए थे, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और काफ़ी सारे मंत्री और सब बड़े बड़े एडवोकेट उस प्रोग्राम में आए थे। तो जिससे मुझे पता चला वो कार्ड में कि ये सब लोग आने वाले हैं, तो मैंने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा के पूर्व अध्यक्ष पारिजात पांडे साहब को एक मैसेज किया। मैंने उनको कहा, सर इतना बड़ा प्रोग्राम है वकीलों के हित के लिए, बार काउंसिल इतना बड़ा भव्य दिव्य प्रोग्राम में सबको एकेडमी सेंटर भविष्य में वकीलों को, जो आने वाले वकीलों के लिए इतना अच्छा सोच रही है, तो मैं एक बात चाहता हूँ
कि आप वकील संरक्षण कानून के लिए 5 मिनट मुझे मंच पे बोलने के लिए अनुमति दें, आप मेरे लिए उतना करें। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे बोला आप आ जाइए, हम ज़रूर करेंगे। प्रोग्राम में गया, पहले मुझे लगा सब लोग आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब उस प्रोग्राम में नहीं आ सके। तो देवेंद्र फडणवीस साहब आए थे, तो मैंने पारिजात पांडे साहब को बोला अभी ये विषय उनकी तरफ, लॉ मिनिस्टर है, डिप्यूटी मिनिस्टर है, उनकी तरफ उनको बोलिए। तो उन्होंने उनको जाके बताया ऐसा ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का आप सब इसके बारे में सोचिए। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा भाषण करके वो चले गए। तो मुझे मुख्यमंत्री साहब को मिलने नहीं मिला उस प्रोग्राम में, लेकिन मैंने संग्राम देसाई साहब को बोला इसके लिए आगे हमें कुछ ज़रूर करना पड़ेगा और वकील संरक्षण कानून के लिए हमको ये आना ज़रूरी है वकीलों के संरक्षण के लिए। तो बार काउंसिल की तरफ से पूना में एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद एडवोकेट जो रिसर्च सेंटर एकेडमी का जो हुआ उसमें बार काउंसिल ने मुझे सपोर्ट किया। तीनों अध्यक्ष अभी के फिलहाल अपने अभी के जो संग्राम देसाई साहब है जो अभी के अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा के, उसके पूर्व राजेंद्र उमाप सर और उसके भी पूर्व पारिजात पांडे साहब, बार काउंसिल ने पूरी तरीके से मुझे सहकार्य किया और हर वक्त उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा। और उसलिए अभी एक विश्वास आ गया है कि ये कानून लागू होना जरूरी है। अभी सरकार इसके ऊपर क्या ध्यान देगी, इसके ऊपर कानूनन तो हम सही है, अभी सरकार को इसके आगे। अच्छा, अभी मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन दिस एक्ट, कि अगर ये एक्ट आता है तो क्या चाहिए आपको ये एक्ट में, वो मैं जानना चाहूँगा। व्हाट मतलब आपकी तरफ से आपको क्या लगता है, भले ड्राफ्ट आएगा उसके ऊपर चर्चा होगी जो भी है, इट इज़ अ फाइनल आउटकम अलग है, लेकिन एज ए पर्सनल आपको क्या लगता है कि ये 5 चीज़ें होनी चाहिए एक्ट में? सर ये आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब देने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पुलिस ऑफिसर अगर ड्यूटी में है, पुराने आईपीसी में, अभी जो बीएनएस है लेकिन जो आईपीसी थे, सेक्शन 353 लगाया जाता है, पुलिस ऑफिसर पे कोई हाथ उठा नहीं सकता। हाँ, तो उसको एक कानूनन तरीके से उसको एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है उस एक्ट की तरफ से। हाँ, तो वकीलों के लिए ऐसा होना जरूरी है क्योंकि वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो तो पुलिस के ऑफिसर है, लेकिन वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है। तो अगर एडवोकेट के ऊपर अगर ऐसे हादसे हुए तो उन्हें, मेरी खुद की तरफ से मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होनी चाहिए जो ये करता है उसको। और दूसरी बात सेफ्टी मेजर्स होनी चाहिए। हम हमारे काम में अगर कोर्ट में भी जाए तो हमें ये फील ना हो कि हम काम नहीं कर पाएंगे या न्याय दिलाने में हम सक्षम नहीं रह पाएंगे या कुछ भी डिफिकल्टी ना आए। तीसरी बात, अगर मैं कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, डेली में कोर्ट में जाता हूँ, रोज की डिमांड्स अपना रोज के जो डिमांड्स जो अभी के है वो ज़्यादा रिमांड में है, रिमांड्स के काम ज़्यादा आते रहते हैं। क्रिमिनल लॉयर होने के नाते मुझे मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अगर मेरे साथ कुछ हादसा हो गया और मैं अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन घर पे रहा तो मेरा उतना नुकसान। तो किसी भी वकील के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, वो हादसे में उसकी कोई प्रॉपर्टी डैमेज, मोबाइल लेके कार ले, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए कंपनसेशन मस्ट है, ऐसा मुझे लगता है। कंपनसेशन देना जरूरी है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगती है, हम बीएनएस की तरफ से कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे अपना कोर्ट न्याय देता है, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू होता है तो जो वकीलों पे अगर कोई भी असल्ट हो जाए, वायलेंस हो जाए या कोई भी तरीके से अन्याय हो जाए तो उसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट होना जरूरी है एज पर मी। करेक्ट। नहीं, वो ये बहुत अच्छा बात किया आपने कि बीएनएस में तो होगा रजिस्टर, लेकिन सिंस इट इज असॉल्ट ऑन एन एडवोकेट एंड देयर इज अ प्रोटेक्शन, दैट पर्टिकुलर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलनी चाहिए। डेफिनेटली सर, वेरी गुड सजेशन जो आपने किया है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। अभी मैं अमर जी आपको एक पूछना चाहूँगा कि ये तो हम हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या ऐसे अलग अलग लॉज हैं
आइडेंटिकल टू द एडवोकेट प्रोटेक्शन, अलग अलग इंटरनल, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा मैं। ज़रूर सर, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके पहले मैं मेरे एक दोस्त का आपको एग्जांपल देता हूँ। इंटरनेशनल लॉ के बारे में आपने पूछा, इसके लिए जो एक एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस लॉयर है, इंटरनेशनल कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उनका नाम एडवोकेट राव साहेब अनर्थ है। वो एडवोकेट मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं। जब कोरोना के काल में जो चीन से जो कोरोना काल में जो सब देश पे जो संकट मंड रहा था, तब चीन के राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर ये वकील साहब ने, मेरे दोस्त ने, वो हेग नीदरलैंड में जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पे केस फाइल की। और ये चीन के ऊपर, राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो आपने किया है वो जैविक हथियार का उपयोग करके इससे लोगों की जान जाने के लिए अपने प्लानिंग से ये बात की है और उसके लिए आप जिम्मेदार हो। तो जो राव साहेब अनर्थ पाटिल सर है, उन्होंने वो हेग नीदरलैंड में वो फाइल किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूरे वर्ल्ड में ही द वन ऑफ द एक ऐसे एडवोकेट है कि जिनको वो ये रिकॉर्ड मिला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनकी नाम आ गया, नाम उनका आ गया। हाँ, तो वो इंटरनेशनल लेवल में वो बहुत सक्रिय है। और जब भी मुझे वकील संरक्षण कानून के लिए कुछ ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने मुझे कहा है, सर अमर सर, आप कभी भी मुझे कॉल करिए, हमेशा आपके लिए साथ में हूँ। और पहले से 8 महीने से मेरे साथ में। और इंटरनेशनल लेवल में उनको मैंने कल भी मैसेज किया था इस बारे में। मैंने बोला, यहाँ महाराष्ट्र में, राजस्थान में तो है, भारत में जो राजस्थान में तो है, राजस्थान तो पहला स्टेट है जो ये लागू कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा कोई कानून है क्या? तो उन्होंने मुझे कल मैसेज करके बताया, सर आर्टिकल 296 ऑफ द क्रिमिनल कोड ऑफ द रशियन फेडरेशन में ये लागू हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे। सेक्शन 1503 ऑफ टाइटल 18 ऑफ यूनाइटेड स्टेट कोड में ये लागू हुआ है। आर्टिकल 54 ऑफ लॉ नंबर 17 ऑफ 1983 एडवोकेसी लॉ ऑफ इजिप्ट, वहाँ पे भी लागू हुआ है। आर्टिकल 15 ऑफ लॉ नंबर 18 ऑफ 2003 इंडोनेशिया में भी ये लागू हुआ है। आर्टिकल 21 ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस। मतलब ये बाहर के जो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये कानून लागू हुआ है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताना मैं चाहूँगा, हमारे पास में जो पाकिस्तान है, तो लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लास्ट ईयर, वहाँ पाकिस्तान में भी ये कानून लागू हुआ है लास्ट ईयर में। अच्छा, मतलब सब बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये कानून लागू हुआ है। तो मेरा ये सवाल है अपने भारत सरकार से, ये अपने महाराष्ट्र सरकार से, बहुत गंभीरता का विषय है एडवोकेट को प्रोटेक्शन मिलना। वकीलों को काम, हर क्षेत्र में वकील का काम आता है। आप कौन से भी साइड में जाओ, कंपनी से लेके कोई भी साइड में, हर क्षेत्र में वकील का काम आता है। वकील हर क्षेत्र में वो काम के लिए तत्पर रहता है, लेकिन अगर वो सही ढंग से न्याय ना दिला पाए तो फिर वो वकील बन के क्या फायदा। अगर मुझ में ज्ञान है, मैं न्याय के लिए सक्षम हूँ, और अगर मैं न्याय ना दे पाऊँ तो फिर मैं वकील बन के क्या मतलब है। जस्ट बिकॉज देयर इज अ फियर फैक्टर की वजह से अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो मेरे जैसे और भी वकील फुल स्पीड से फाइटिंग करेंगे कानून की तरतूद से। हर केस में वो जान डालेंगे, डर नहीं होगा। अभी जो डर है, अभी भी ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ हादसा हो जाएगा, या कोई पार्टी ने हमको अगर मार दिया तो, हमारे ऊपर कोई वायलेंस हुआ तो, असल्ट हुआ तो, ऐसा अभी भी वकीलों के जहन में, जब से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो 2 वकीलों की मौत हुई तब से वो डर है। तो फियरलेस, आई वांट फियरलेस वर्क, फियरलेस एडवोकेसी। यस, फियरलेस एडवोकेसी। अभी मैं आपको पूछना चाहूँगा कि इसकी लीगल प्रोविजन कैसी है, मतलब हाउ ये लॉ
कैसे पास हो सकता है? सेंट्रल पास कर सकता है, स्टेट पास कर सकता है, दोनों पास कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। ये सर आपने कानूनन बहुत सही और बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। जो संविधान है, इंडियन भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो आर्टिकल दिए हुए हैं, आर्टिकल 246, उस आर्टिकल में जो संविधान में जो प्रावधान दिया है, उसमें उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनको उन्होंने विभाजित कर दिया, उनकी पावर्स को, और उन्होंने उस आर्टिकल के तहत उनको एक पावर्स दी हुई है। क्या इस विषय पे आप कितने क्षेत्र में कानून बना सकते हैं? अगर मैं कहूँ आर्टिकल 245 के तहत, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया में या इंडिया के कोई भी क्षेत्र में कानून बनाने का उनको पावर है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर मैं देखा जाऊँ, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरे स्टेट में या स्टेट के कोई हिस्से में एज पर दिस आर्टिकल ये कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 246 में, ये तो मैंने क्षेत्र की बात बताई, 245 में, 246 में उन्होंने क्षेत्र तो डिसाइड किए, लेकिन उस क्षेत्र में कौन से सब्जेक्ट पे आप कानून बनाना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसके बारे में उन्होंने सविस्तर प्रोविजन बताई है। तो आर्टिकल 246 में उन्होंने बताया, प्रावधान ये है, उसमें शेड्यूल 7 में उन्होंने 3 लिस्ट बनाई हुई है। एक यूनियन लिस्ट जो है सेंट्रल के लिए, एक स्टेट लिस्ट है जो स्टेट के लिए, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है वो दोनों के लिए। उन्होंने उनमें हर एक को एक सब्जेक्ट दिया हुआ है। सेंट्रल ये सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है, स्टेट ये सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर ये दोनों कानून बना सकते हैं। कर सेंट्रल भी और स्टेट भी। सेंट्रल पार्लियामेंट के थ्रू, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू उनको संविधान में प्रावधान है वो कानून बना सकते हैं। तो अभी जो मैंने बार काउंसिल को जो मैंने अभी लेटर दिया है, मैंने उनको यही कहा है कि भारत सरकार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने मुझे कहा है कि भारत सरकार के पास जाओ, लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तक जाती है, या बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा के अध्यक्ष, अभी के पूर्व के अध्यक्ष या पदाधिकारियों के पास जाती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पदाधिकारियों के पास जाती है, तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आर्टिकल 246 में जो उन्होंने पावर्स दी हुई है, उस एंगल से देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार को भी राइट से ये कानून बनाने का, भारत सरकार को भी राइट से पावर से वो कानून बनाने का। मैंने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा को ये लेटर के थ्रू बताया है। तो आप दोनों सरकारें, आप मेरा वो लेटर दोनों सरकार के पास भेजें, और दोनों सरकार मिलके इस विषय को गंभीरता से लेते हुए वकीलों के संरक्षण के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है, और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार के राज्यपत्र में एक कानून लागू किया था, जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट है, 30 सितंबर में लागू हुआ। मैं चाहता हूँ उसके पहले ये लागू होना जरूरी था। वकीलों के लिए वो भी अच्छे सोच रहे हैं, लेकिन जान अगर हमारी है तो हम काम कर सकते हैं। अगर हमारी जान ही नहीं बच गई, या फिर हम काम कैसे करें? तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों भी, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, लॉ मिनिस्टर्स दोनों के, और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनसे ये कहना चाहूँगा, इस विषय को गंभीरता से लेके जल्द से जल्द, जितना जल्द से हो सके उतने जल्द से ये कानून लागू होने की दिशा में आपको आगे आना ज़रूरी है, और ये लागू करना अनिवार्य है। ओके। अभी जैसे हम लोग एंड में आ रहे हैं हमारे इंटरव्यू पे, तो एक जानना चाहेंगे कि कोई आपके अभी फ्यूचर प्लान्स और क्या हैं? बिकॉज आप तो खत लिख रहे हैं, यू आर इन द मूवमेंट, आगे कुछ आपके और कुछ प्लान्स हैं कि कोई मूवमेंट चालू करने का, या कोई ऐसे कुछ प्लान है क्या आपके? और ज़रूर सर, गए 8 महीने से मैं कानूनन तरीके से खत लिख रहा हूँ, मुझे रिप्लाई आ रहे हैं, और आगे भी अभी मेरा एक प्लानिंग, बहुत तगड़ा प्लानिंग है। महाराष्ट्र से लेके पूरे इंडिया के वकीलों के लिए एक प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसका बेस लीगल होगा, टोटली लीगल होगा, और फाइटिंग स्पिरिट्स के एंगल से अगर देखा जाए तो ये कानून में ये जो मैं करने जा रहा हूँ
उसमें सबकी सहायता लगेगी। सब फाइटर मुझे चाहिए, जो वकील संरक्षण कानून जिनको लगता है लागू हो, और सबको लगता है, सब वकीलों को ये लगता है, तो वो प्लानिंग में आधा काम मेरा हो चुका है, आधा काम थोड़ा बाकी है। जैसे ही मेरा वो पूरा होते आएगा, मैं सब ग्रुप में वो शेयर करूँगा। ओके, और आपको भी बताऊँगा। ठीक है। अभी लास्ट आपको मैं एक पूछना चाहूँगा कि एक क्विक क्या अपील करना चाहते हैं आप लोगों से, सरकार से, या क्या अपील करना चाहते हैं आप? सरकार से मेरी यही अपील है, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार को मेरी यही अपील है, अधिवक्ता संरक्षण कानून जल्द से जल्द लागू हो। जैसे राजस्थान में एक वकील की हत्या हुई थी, जुगराज चौहान, उस वकील की जब हत्या हुई थी, बीच सड़क पे चाकू से उसको मार दिया गया था, और उसकी हत्या होने के बाद वहाँ के राजस्थान में पूरे वकीलों ने 21 फरवरी से लेके 21 मार्च तक पूरे काम पे बहिष्कार डाला था। और उन्होंने सरकार को मांग की, जब तक ये कानून लागू नहीं होता हम लोग काम नहीं करेंगे। तो वहाँ के विधि मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी है, उन्होंने वो विधिमंडल में वो बिल प्रेजेंट किया, और 21 मार्च 2024 को राजस्थान में ये कानून लागू हुआ। भारत में राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेट है, जो पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे ये कानून लागू हुआ है। उसी तरह से, उसी तरीके से भारत सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को मेरी ये विनती है, इसी तरीके से जो मैंने आपको आर्टिकल 246 में बताया था, उसके तहत ही राजस्थान में वो कानून लागू हुआ है, क्योंकि स्टेट को भी वो राइट्स है। तो उस तरीके से महाराष्ट्र सरकार आप भी और भारत सरकार आप भी, आप दोनों के पास ये कानून बनाने की पावर्स दी हुई है संविधान ने, उसके प्रावधान है। तो महाराष्ट्र सरकार से भी मैं अपील करूंगा, जल्द से जल्द हो सके ये कानून लागू किया जाए। और ये कानून लागू करना ये आवश्यकता नहीं है, इट इज़ नॉट अ नीड सर, ये मैंडेटरी अनिवार्यता है। इसमें हम ज़रूरत के लिए ये कानून नहीं चाहते, अनिवार्यता हो गई है, क्योंकि काम के आगे जो हम करें तो उसमें वकील सिक्योर से काम कर सके। करेक्ट। और ये मेरे वकील भाइयों को भी सब जो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, एमएम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मेरे दोस्त हैं, मैं जो सब एडवोकेट, जो सब एडवोकेट से मेरी यही दरख्वास्त है, मैं ये काम जो कर रहा हूँ, ये काम मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए है, और आप सबका काम है ये। और जिस तरीके से हर महाराष्ट्र में, दिल्ली में और बाहर के स्टेट ने जो वकीलों ने मुझे सब सहकार्य किया है, मुझे जो सपोर्ट किया है मेरे काम के लिए, मुझे हेल्प किए सर, किसी से इंफॉर्मेशन मांगा जाए, इंटरनेशनल और आनंद पाटिल साहब का मैंने बताया, आपके जैसे सीनियर वकीलों ने भी मुझे काफ़ी हद तक हेल्प किए। तो मैं सबको यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये कानून जल्द से जल्द लागू होने के लिए जो मैं आगे का जो मेरा प्लानिंग है कानूनन, उसमें आप सब सहयोग दें। और ये कानून मुझे 101% मुझे एक भरोसा लगता है कि ये कानून लागू होगा, वकीलों के हित के लिए है, इस कारण से। ओके। तो एक बात अभी पक्की हो गई है कि द वे एंड द मैनर इन विच यू आर टॉकिंग, एक तरह से मेरे हिसाब से सभी लीगल फ्रेटर्निटी को एक तरह का एक अश्योरेंस गया है कि यू विल नॉट स्टॉप टेकिंग योर एफर्ट्स। I will keep on the making efforts till the time Advocate Protection Act is passed in Maharashtra, sir. Very good, very good. So, Mr. Amarji, it was nice and it was nice pleasure, and हमारी तरफ से भी all the best. आप आगे जो भी कोई मूवमेंट करोगे, ऑब्वियसली हम भी उसमें जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए और आपके इतने मूल्यवान विचार यहाँ हुए। एक हमारी तरफ से एक छोटा सा आपको अरे थैंक यू सो मच फॉर Hammurabi Tablets, the founder Advocate Rahul Maskasa, inviting me here to discuss the very important topic Advocate Protection Act. इसकी क्या ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत अब पूरी हो जाएगी। कानूनी तरीके से हम इस कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम्मुराबी टैबलेट्स के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये मेरी आवाज़ भारत सरकार तक जाएगी।
वाह, महाराष्ट्र सरकार तक जाएगी, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा तक जाएगी, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक जाएगी, और सब वकील भाई बहन के पास जाएगी। और इसलिए आपको थैंक यू सो मच कि आपने सब वकीलों के हित के लिए मुझे बुला के एक ऐसा कार्य किया है कि जिसका भविष्य में सब वकीलों को फायदा ही होगा। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।